दोस्तों नमस्कार। शानदार सीढ़ियां, शानदार गलियारा, शानदार कुर्सी, शानदार एसी की ठंडी ठंडी हवा, शानदार बोतल बंद पानी और शानदार तरीके से आप विकसित भारत का सपना इन तमाम परिस्थितियों के बीच देख रहे हो। और इन परिस्थितियों के साथ आपके जहन में दुनिया के मानचित्र पर भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर कब हो जाएगी, आप इसी का इंतजार भी कर रहे हो। आपके संवाद लगातार इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से हो, जिनका अपना नेटवर्थ और जिनकी अपनी रईसी दुनिया के तमाम रईस और कद्दावर लोगों के समकक्ष हो, यानी एक बराबर हो। और इन परिस्थितियों के बीच अगर कोई आपको हिला दे और डिगाते हुए पूछे कि इस देश में गरीबी की स्थिति क्या है, कोई आपसे पूछ दे इस माहौल के बीच में क्या वाकई आप जानते हैं इस देश में एक बड़ा तबका जो लगभग 90% तक है, उसकी कोई भागीदारी इस देश को ना तो चलाने में है, ना ही उसको चलाने देने की स्थिति को ला पाने देने की स्थिति में है। यानी इस देश के भीतर में बहुसंख्य तबका इस पूरे माहौल से दूर है। लेकिन आप तो खोए हुए थे चकाचौंध के बीच, ठंडी हवा के साथ सपने देख रहे थे विकसित भारत का। और यह बात किसने कह दी और क्यों कह दी, और इस पर आप एक झटके में चौंक क्यों गए? दरअसल एक ऐसा माहौल पार्लियामेंट के भीतर का है। इस माहौल में कोई भी सांसद, खास तौर से अगर वो सत्ता में है, वो मंत्री है, तब तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि उसको पता भी होगा इस देश के भीतर में दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। आपको पता ही नहीं होगा कि इस देश में आदिवासी किन परिस्थितियों में रहते हैं। सत्ता के बैठे हुए ये लोग जो संसद के भीतर हैं, उन्हें इसका एहसास होगा ही नहीं कि पिछड़े तबके के भीतर की जो आर्थिक त्रासदी है वो कैसी चल रही है। वाकई इस देश के भीतर में मुसलमान सिर्फ खुली हवा में सांस लेने के लिए भी बेचैन हो सकता है, यह भी उसके जहन में नहीं होगा। लेकिन इन तमाम सवालों को उठाते हुए पहली बार संसद के भीतर अगर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी खुले तौर पर इसका जिक्र कर बैठे, तो सोचिए कितना शोर मचेगा, कितना हंगामा होगा। और किसी को समझ में पहले राउंड में आएगा नहीं कि ये कह क्या रहे हैं। और शायद यही स्थिति आज हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समझ नहीं पा रही थी कि जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं उसका बजट से क्या लेना देना है। देश के रक्षा मंत्री इस स्थिति को भांप ही नहीं पाए कि इस देश के भीतर एक आम नागरिक, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा सेना में शामिल क्यों होना चाहता है और वो पक्की नौकरी क्यों खोजता है। और इस देश के भीतर में सेना का मतलब लोगों के साथ न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक तौर पर बल्कि राष्ट्रीयता के आधार पर भी लोगों की भावनाओं से वह जुड़ा रहता है। आप उसको, सरोकार को उससे अलग कर नहीं सकते हैं। इस देश के भीतर में संसदीय मंत्री भी ये कहां जान पाएंगे कि इस देश को चलाने वाले लोगों का जिक्र कोई अगर कर रहा है और उस चलाने वाले लोगों में अंबानी और अडानी का भी जिक्र है, तो उन्हें खामोश क्यों किया जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि यह लोग संसद के भीतर नहीं है और नियम कायदे के तहत क्या लोकतंत्र का मंदिर चलने लग जाए और चलते हुए वह इस देश के लोगों को भूल जाए? और लोगों को भूलना और क्यों भूला जा रहा है, इसका कोई नियम कायदा ना हो। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसका जिक्र आज शायद निद्रा में सोई हुई सरकार को जगाने का काम राहुल गांधी ने जिन आधारों पे किया, जिन बिंबों के आसरे उन्होंने मोटी मोटी लकीरें खींचकर बताया कि दरअसल किस तरीके से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया था। और मारने वाले जो 6 लोग थे, उसमें कृपाचार्य भी थे, उसमें कर्ण भी थे, उसमें शकुनी मामा भी थे, उसमें अश्वत्थामा भी थे, उसमें कृपा वर्मा भी थे। तमाम नामों का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जो चक्रव्यूह सरकार ने बना दिया है, उस चक्रव्यूह के दायरे में कहीं किसान फंस गया, कहीं इस देश का युवा फंस गया, कहीं इस देश की महिलाएं फंस गई, कहीं मजदूर फंस गया। और सरकार अपने तौर पर मस्त है। और इस चक्रव्यूह के भीतर में जो मौजूदा वक्त में 6 लोग हैं, उसमें 2 और 4 लोगों का जिक्र तो हमेशा होता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि बीजेपी इनके इशारे पर चलती है, संघ को इनके इशारे पर चलना पड़ता है। और राजनीतिक तौर पर इनकी सत्ता
इस देश के तमाम कॉरपोरेट के साथ नहीं जुड़ी बल्कि अपने मित्र कॉरपोरेटों के साथ जुड़ी है। उसमें अंबानी अडानी का नाम भी खुलकर राहुल गांधी लेते रहे और ये लोग खुलकर इनकार करते रहे। लेकिन इस 6 लोगों की टीम में जो देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में चक्रव्यूह रच रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अंबानी और अडानी और उसके साथ ही सरसंघ चालक मोहन भागवत और इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का नाम भी आज राहुल गांधी ने यह कहकर लिया कि दरअसल एक पूरे चक्रव्यूह को बनाने के लिए तो पूरी पार्टी हो सकती है, स्वयंसेवकों की टीम हो सकती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बीच का कॉकस होता है, वो कॉकस में कौन से 6 लोग हैं, तो उन्होंने एक सिलसिले के साथ 2 नए नाम अजीत डोभाल और मोहन भागवत का जोड़ दिया। और इस देश के भीतर में कैसे कॉरपोरेट की मोनोपोली हो गई, कैसे इस देश के संस्थानों की मोनोपोली संस्थानों को खत्म करते हुए सत्ता ने अपने हाथ में ले ली और अब वो किस तरीके से पॉलिटिकल तौर पर भी सत्ता अपने हाथ में रहे और राजनीति अपने हिसाब से चले, इस धारणा के भीतर हर कोई आकर फंस चुका है या फंसाया जा चुका है। और शायद इसीलिए इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अब शिवजी की बारात चाहिए होगी। और शिवजी की बारात का मतलब है उसके भीतर ना जाति मायने रखती है, ना धर्म मायने रखता है, हर कोई उसमें समा सकता है क्योंकि उसमें कुछ उत्साह और उल्लास होता है और यही शिवजी की बारात इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी। दरअसल ये एक परिस्थिति है जो पार्लियामेंट के भीतर आज हुआ और एक एक करके मोदी सरकार के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की क्लास भी ली गई। लेकिन सवाल इस बात का कहीं बड़ा हो गया कि जिन बातों का जिक्र पार्लियामेंट में इससे पहले कोई सांसद करता नहीं था और उन बिंबों के आश्रय नहीं कर पाता था जिन बिंबों पर कब्जा बीजेपी कहती रही कि हमें हिंदूवादी पार्टी हैं, हमें हिंदी संस्कृति को समझते हैं और हिंदुत्व की सही सोच हम ही जानते हैं, उसी के बिंबों को लेकर राहुल गांधी ने आज एक ऐसे धागे में तमाम परिस्थितियों को पिरो दिया जिसके बाद इस बात का सच एक झटके में उभर कर आ गया कि क्या वाकई इस देश के भीतर में अलग अलग कब्जा चक्रव्यूह के जरिए हुआ है। The Chakravyuh that has captured India has 3 forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that 2 people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. जाहिर है यह लोकतंत्र के मंदिर की निद्रा को तोड़ना है जब खुले तौर पर विपक्ष का नेता यह कहने पर उतर आए कि इस देश के वित्तीय संस्थान हो, इस देश की जांच एजेंसी हो या इस देश के एग्जीक्यूटिव पावर हो, उसी पर कब्जे की पूरी लड़ाई मौजूदा सत्ता कर रही है और जिन माध्यमों से कर रही है उसमें बड़े बिजनेस हाउस, खास तौर से अंबानी और अडानी का जिक्र। इस देश के भीतर में एजेंसियां जो सीबीआई है, ईडी है, आईटी है या फिर पॉलिटिकल तौर पर बीते 10 बरस में पार्लियामेंट पर भी कैसे कब्जा मौजूदा मोदी सरकार ने किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बजट पर चर्चा करते वक्त कोई अगर इन परिस्थिति और इन बिंबों के आश्रय इस बात का जिक्र करे कि आप नोटबंदी लेकर आए, आप जीएसटी लेकर आए, रोजगार कैसे खत्म हो गए, एमएसएमई कैसे ध्वस्त हो गया और इस दौर में आप युवाओं को जब इंटर्नशिप देने का जिक्र करते हैं तो वह भी कितना फ्रॉड है, क्योंकि टांगे आपने तोड़ डाली और उसके बाद बैंडेड लगाकर इलाज करने की आप सोच रहे हैं, तो इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो नहीं सकती है। तो क्या वाकई संसद के कोई सरोकार, इस देश की सरकार के कोई सरोकार उस जनता से नहीं है जिससे का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, या राहुल गांधी कोई बिल्कुल अलग बात का जिक्र कर रहे हैं जिसका संसद से कुछ लेना देना होना भी नहीं चाहिए? जाहिर है इन 2 परिस्थितियों के बीच आज आपको खड़े होना होगा, क्योंकि इस देश के भीतर में हर वो सेक्टर
चाहे वो कम्युनिकेशन का सेक्टर हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे सीमेंट और सरिया हो, चाहे इस देश का रिटेल सेक्टर हो, चाहे वो तेल कंपनियां हो, चाहे पूरे प्रक्रिया के भीतर आपकी जिंदगी से तमाम जुड़ी हुई चीजें अगर सरकार ने पल्ला झाड़कर कॉरपोरेट के हाथ में थमा दिया है और उसके बाद अगर आप अंबानी और अडानी का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर करते हो और स्पीकर से लेकर संसदीय मंत्री को इस पर आपत्ति हो और वो नियम कायदे का जिक्र करने लगे तो दो मैसेज बहुत साफ है। इस देश में आम लोग, आम जनता या फिर राहुल गांधी जिस 70% का जिक्र आज पार्लियामेंट के भीतर कर रहे थे, जिसमें दलित हैं, आदिवासी है, पिछड़ा तबका है, जो तकरीबन 70% हो जाता है, उस तबके से मौजूदा वक्त में किसी का कोई लेना देना नहीं है। हमारे पीछे एक तस्वीर लगी हुई है, राहुल गांधी ने एक तस्वीर हाथ में उठा रखी है। यह बजट के वक्त हलवा बनाने की वह तस्वीर है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हलवा खाती हैं और दूसरों को खिलाते हैं और इनके गिर्द गिर्द जो 5-6 बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, इसमें कोई भी उस जाति समाज का नहीं है जिसका योगदान समाज में 70% से ज्यादा का है। और यह सवाल पहली बार पार्लियामेंट के भीतर अगर विपक्ष का नेता यह कहकर उठाए कि इस देश की जो पूरी की पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, जिसको राजनीति ने अपने अनुकूल बनाने के लिए सारी चीजों को अपने कब्जे में ले लिया, चक्रव्यूह के तौर पर उसको रच बसा दिया और उसमें शामिल इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी हैं और सरसंघ चालक मोहन भागवत भी हैं, तो जाहिर है ये बहुत सारे सवाल एक झटके में आपके तारों को छेड़ देंगे। आरएसएस इस दौर में बीजेपी से कुछ हटकर नजर आने लगी, सत्ता को निशाने पर लेने लगी, लेकिन यह सबको पता है कि आरएसएस के प्रचारक के तौर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ में काम करते रहे। उसके बाद वहां से निकले तो बीजेपी के संगठन में आए और उसके बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, यह पूरे बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन और पीछे स्वयंसेवकों की कतार है। अजीत डोभाल का नाम जहन में आते ही जो सबसे बड़ा ऑपरेशन दिल्ली जैसी जगह पर बीजेपी हेडक्वार्टर में हुआ, जब अरुण कुमार और आस्थाना जो कि स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे सीबीआई में और एक डायरेक्टर थे, इनके बीच के झगड़ों को लेकर जो हंगामा मचा और उस वक्त के डायरेक्टर अरुण कुमार को साइडलाइन करने के लिए जो दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे, वो एनएसए अजीत डोभाल थे। यानी सेंसिटिव चीजों में जहां सत्ता को लगे कि उसे कोई सामने रोड़ा खड़ा है और वो गवर्नेंस के तौर पर है, तो सामने अजीत डोभाल होंगे। अगर पार्टी के तौर पर, संगठन के तौर पर या कार्यकर्ताओं के तौर पर मुश्किल है, तो वह मोहन भागवत होंगे। इस देश के वित्तीय संस्थानों को अपने अनुकूल करके पार्टी के पास बड़ी तादाद में पॉलिटिकल फंडिंग कैसे आती रहे, इसके लिए अंबानी और अडानी होंगे। और इन परिस्थिति में नकेल अपने हाथ में रखकर सत्ता को बांधना और चलाना है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हैं। इन्हीं बातों को डिकोड करते हुए राहुल गांधी ने इस देश की जिस सामाजिक आर्थिक स्थितियों का जिक्र बजट के साथ जोड़कर किया, यह परिस्थिति इससे पहले संसद में या कहें बीते 10 वर्षों में कभी किसी ने सुनी नहीं होगी। तो जरा कल्पना कीजिए कि 2011 की जनगणना ही भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का आधार है और उसके बाद 13 बरस हो चले हैं, जो कि 2021 में सेंसस आना था, वो नहीं आया। इसीलिए राहुल गांधी जब पार्लियामेंट के भीतर इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं इस सदन के भीतर जातिगत जनगणना पास करूंगा, आप इंतजार कीजिए, तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुराती है। जब वो जिक्र अंबानी अडानी का करते हैं और इन बातों का जिक्र करते हुए किसानों को एमएसपी कानून की शक्ल में होनी चाहिए, इसका जिक्र करते हैं, तो एक झटके में संसदीय मंत्री खड़े हो जाते हैं, किरण रिजिजू। तो उनको कहना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले अंबानी अडानी का नाम ना लें तो राहुल गांधी ने उनको A1 और A2 कह दिया और फिर कहा कि दरअसल संसदीय मंत्री को शायद यह कार्य सौंपा गया है कि आप उनको डिफेंड करें। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
permitted. Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. अब अंबानी और अडानी का नाम सामने आने पर हो सकता है आपको इस दौर में अंबानी के घर में हुए विवाह उत्सव में प्रधानमंत्री के शामिल होने की तस्वीर आपकी आंखों पर उभर आए। आप यह भी कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से भी तो बड़ी तादाद में अंबानी के विवाह समारोह में लोग पहुंचे थे, सांसद पहुंचे थे। पहली कतार में बैठे हुए अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, तीसरी कतार में बैठी हुई सुप्रिया सूले भी गई थी, कांग्रेस के भी कई नेता गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहली बार संसद के भीतर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी अपनी मौजूदगी उस पूरे समूह के बीच खड़े होकर भी नैतिक साहस के साथ जिस रूप में इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को रख रहे हैं, उसमें निशाने पर इस देश के चाहे वो लोग आ जाएं, जिन लोगों के संबंध भारत की राजनीति में शायद कह सकते हैं पैसे वो अभी पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर रहे हों, या राजनीतिक तौर पर पॉलिटिशियन के साथ कॉरपोरेट के रिश्ते कोई नए नहीं हैं, आप कह सकते हैं पुराने हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इससे पहले क्या कभी किसी नेता ने संसद के भीतर खड़े होकर कॉरपोरेट का नाम इस तर्ज पर लिया हो और सत्ता पक्ष को निशाने पर यह कहते हुए लिया हो कि आप उनको बचाना चाहते हैं और आपको यह काम सौंपा गया है? और इस दौर में जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए नेता जो कि गए होंगे और उसमें कांग्रेस के भी नेता जो गए होंगे, हो सकता है उनकी आंखों में भी शर्म रेंग रही हो, क्योंकि इस दौर में भारत की स्थिति कितनी नाजुक है यह राहुल गांधी के कमोवेश यात्रा के बाद की परिस्थिति से भी समझा जा सकता है। जब वो सुल्तानपुर गए तो वहां एक मोची से मिल लिए और उस मोची के साथ जुड़े हुए बातचीत को आज उन्होंने संसद के भीतर यह कहकर बताया कि उस मोची ने उनसे कहा कि राहुल जी, मेरी जिंदगी में मुझे सम्मान सिर्फ मेरे पिताजी से मिला है और किसी से नहीं मिला। यानी संविधान सबको बराबरी का हक दे और हक भी आर्थिक तौर की परिस्थितियों से जुड़ने का जिक्र भी हो, लेकिन इस देश के भीतर में जितने पायदान बना दिए गए हैं उसमें संसद का ही तो देन है, पॉलिटिशियन का ही तो वो देन है। इसीलिए शायद निद्रा में सोई हुई संसद को राहुल गांधी जगाने निकले हैं और उन्हीं लोगों के बीच हैं जो सभी उसी पानी के भीतर, कोई घड़ियाल की मौजूदगी के साथ है, कोई व्हेल मछली के तौर पर है, और आपको उस पानी में गीला भी नहीं होना है और लगातार चीजों को डेवलप भी करना है। यानी भारत के राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन की परिस्थितियां इस संसदीय व्यवस्था में कैसे शामिल हो सकती है और भारत की वह राजनीति जो सांसद को समाज से काट देती है और वो कट कर अपने आप को वीआईपी मान लेता है, इस मानसिकता पर सीधी चोट राहुल गांधी इन परिस्थितियों के साथ बताते हुए करने लगे जब वो जिक्र महाभारत में चक्रव्यूह का कर रहे थे। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप चेयर को एड्रेस मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। यह कोई आसान काम नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी खुद को हिंदूवादी पार्टी कहती हो, जो पार्टी हिंदुत्व के आश्रय अपने वोटों के ध्रुवीकरण को देखती हो, जिस पार्टी ने मान लिया हो कि वह हिंदुत्व की समूची संस्कृति और उसकी समूची विधा की असल में वही हकदार है, उसी पार्टी को उसी के नजरिए से पाठ पढ़ाया राहुल गांधी ने। और उनकी इस क्लास में जो भी सामने कैबिनेट मिनिस्टर खड़ा हुआ वह एक लिहाज से दबते चला गया, क्योंकि इस दौर में नैतिक बल नेताओं के पास, मंत्रियों के पास बचा नहीं है।
और ध्यान दीजिए, इस देश के वित्त मंत्री का मुस्कुराना हो या फिर देश के रक्षा मंत्री का खड़े होकर सेना के संदर्भ में यह कहना कि जब भी आप अग्निवीर के बारे में या सेना के संदर्भ में कोई विशेष चर्चा रखेंगे तो मैं जवाब दूंगा, तो इसका जवाब राहुल गांधी सिर्फ यह कहकर देते हैं कि पिछली बार अग्निवीर के शहीद होने पर जब उसको कंपनसेशन का जिक्र हुआ तो आपने कहा था 1 करोड़ रुपए दिए गए और मैंने कहा था कि नहीं दिए गए, और आपकी बात झूठी थी, आपने गलत जानकारी दी थी, क्योंकि जो पैसा उसको मिला था वो इंश्योरेंस का पैसा था। यानी प्रतिपक्ष का नेता देश के रक्षा मंत्री को सीधे सीधे बताए कि आपने संसद के भीतर गलत जानकारी पिछली बार दी, और संसद के भीतर रक्षा मंत्री खामोश रह जाए, वित्त मंत्री हंसे और ठाका लगाएं राहुल गांधी की तरफ देखते हुए कि ये किन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इनका उनसे क्या लेना देना। वो चाहे हलवा का जिक्र हो, चाहे बजट के संदर्भ में जो बजट तैयार करने वाली टीम है उसमें कोई भी पिछड़े समाज का नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है। इन बातों को मुस्कुराने पर भी राहुल गांधी अगर कहें मुस्कुराइए मत, अगर इस देश में जाति जनगणना हो गई तो यह देश बदल जाएगा। दरअसल ये नैतिक परिस्थितियां इतनी मजबूती के साथ पहली बार संसद के भीतर कोई उठा रहा है, और बड़ा सवाल यह है कि इस पार या उस पार सांसदों की पूरी कतार पुरानी वाली है, और पुरानी वाली से मतलब यह है कि सभी दल, सभी राजनीतिक दल और सभी सांसद पुरानी उस पारंपरिक राजनीति के आश्रय ही जीते चले आए हैं। ऐसा नहीं है कि सब 2014 के बाद आए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह के वक्त भी ये सांसदों की मौजूदगी इस पार और उस पार दोनों तरफ बड़ी तादाद में रही है। और इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की भागीदारी और इस देश में SC ST को लेकर हिकारत की दृष्टि से राजनीति का देखना, और बजट में कोई व्यवस्था, यहां तक कि पेंशन तक में कोई व्यवस्था 1 पैसे की नहीं की गई, जबकि पार्लियामेंट्री जब हार जाता है चुनाव कोई सांसद तो उसको पेंशन दिया जाता है, और उसका बड़ा मोटा बजट संसद हर बार पास ही नहीं करती है बल्कि बढ़ा भी देती है। सवाल है कि जिस जमीन पर संसद खड़ी है और जिस जमीन पर संसद के भीतर खड़े होकर राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, क्या ये दोनों जमीन अलग अलग है, या पहली बार लोकतंत्र के इस मंदिर के भीतर राहुल गांधी इसी संसद की उसी जमीन को हिलाना चाहते हैं जिस जमीन पर खड़े सांसदों ने अपने सरोकार आम लोगों से खत्म कर लिए हैं। और शायद इसीलिए खत्म होते होते की परिस्थितियां इतनी विकट हो गई कि समाज के भीतर का वो तबका जो 73% के दायरे में आता है, उसकी भागीदारी इस देश के भीतर नगण्य के बराबर है। 0.023% ये है इस देश की मुख्यधारा में शामिल होने वाले 73% जनसंख्या की हालात है ये। और इसीलिए खुलकर जब चक्रव्यूह में शामिल द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और कर्ण और शकुनी और अश्वत्थामा का जिक्र करते करते उन्होंने मौजूदा वक्त के 6 नामों को लिया, तो नाम लेने में कोई गुरेज नहीं की। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। असल में इस देश की व्यवस्था की असल खामी तो यही है
कि इन 6 नामों का जिक्र करने के साथ साथ इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन या इस देश के भीतर में राजनीतिक जागृति जब लोगों में आए, उसके साथ साथ ध्यान दीजिए जो खिलाड़ी होते हैं वो चाहे पॉलिटिक्स के भीतर हों या फिर बिजनेस के हिस्से में आए या समाज के भीतर अपने महत्व को बताने चले, प्रतिस्पर्धा उनके भीतर इसी बात को लेकर इस दौर में भी मच रही होगी कि अगला मोदी कौन होगा, अगला अमित शाह कौन होगा, अगला अंबानी कौन बनेगा, अगला अडानी कौन बनेगा और अगला अजीत डोभाल भी कौन होगा, यानी अगली सरकार में अगला एनएसए कौन होगा। लेकिन इस पूरे के पूरे उस धागे को ही डिगाते हुए संसद के भीतर की हालातों में राहुल गांधी दरअसल उस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में चीजों को बढ़ा रहे हैं जहां पर यह बात किसी के जहन में आए ही नहीं कि वो अगले मोदी के तौर पर किसी को देखेंगे या अगले अमित शाह के तौर पर देखेंगे। यानी एक स्वस्थ समाज में जिसके हिस्से में जो काम है कम से कम वो काम खुले स्वच्छंद तरीके से और इंटेलेक्चुअली वो कर पाए, वो अगर प्रोफेशनल है तो, और जिस भी प्रोफेशन में वो जुड़ा हुआ है वहां पर उसकी स्वतंत्रता होनी तो चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, सत्ता जब मदहोशी में रहती है तो सब कुछ भूल जाती है, और जिस मीडिया ने राहुल गांधी को एक के बाद एक बीते 10 बरस में कहां से कहां पहुंचाया, या फिर सत्ता के साथ ढोल बजाकर जिसका नाम गोदी मीडिया पड़ गया, उसी गोदी मीडिया को आज एक शीशे के बंद कमरे में मौजूदा सत्ता ने यह कहकर कर दिया कि आप पार्लियामेंट के भीतर में नहीं घुसेंगे, नहीं घूमेंगे, डिस्टर्ब सांसदों को नहीं करेंगे, और वहां कोई पार्लियामेंट्री नहीं गया, उनकी बात सुनने के लिए कोई गया तो वो राहुल गांधी थे। इसको बंद करो। मैं नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। आज हमारा ही थैंक यू सॉरी। जाहिर है ये दृश्य देखकर 3 सवाल आखिर में सबसे बड़े हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या मीडिया अब समझ गया ये सरकार उसे कभी भी बांध सकती है? इस दौर में बजट को देखकर क्या मिडिल क्लास समझ गया कि टैक्स का बोझ उस पर जितना ज्यादा लादा जा रहा है अब उसे समझना होगा कि वह थाली बजाए या मोबाइल से बिजली रोशनी देकर मोदी सरकार के साथ खड़े हो या ना हो। इस देश का किसान एमएसपी को लेकर क्या आप समझ चुका है कि सरकार की मंशा उस दिशा में देखने की ही नहीं है? यानी जो पारंपरिक परिस्थितियां इस देश में चली आ रही थी, क्या वो पलट जाएगी? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, क्या वाकई संसद के भीतर उन मुद्दों को उठाकर राहुल गांधी ने संसद को नींद से जगा दिया? जहां पर जो सवाल उठते ही नहीं थे वो सवाल उसी तर्ज पर उठे जिस सवाल को लेकर जनता के जहन में बात उठती थी, क्या यह हो गया है? और तीसरा सवाल, क्या इस दौर के बाद मौजूदा मोदी सत्ता कहीं और ज्यादा उग्र या कहें और एग्रेसिव या कहें इस दौर में वह कहीं गायब तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री आज संसद में नहीं पहुंचे और राहुल गांधी को कहना पड़ा अब मेरे किसी भी भाषण में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, लिख कर ले लीजिए। यह परिस्थिति बताती है कि पहली बार विपक्ष का नेता अकेले खड़े होकर सत्ता को न सिर्फ चुनौती दे रहा है बल्कि इस देश की जनता को चेता भी रहा है कि जाग जाओ, ये संसद जागे या ना जागे लेकिन सड़कों को जागना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।